नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की डेटा सेंटर नीति ने डिजिटल इंडिया के विजन में प्रदेश को अग्रणी बनाया है। जनवरी 2021 में अधिसूचित नीति ने शुरुआती लक्ष्य समय से पहले हासिल किए। अब संशोधित नीति के तहत 30 करोड़ के निवेश से 900 मेगावाट क्षमता और 8 डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है। अब तक 21,343 करोड़ के निवेश को स्वीकृति मिली है और 7 परियोजनाएं संचालित हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ के एमओयू हुए। असम सरकार ने 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिससे यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्य सचिव शुभस दास इसकी अध्यक्षता करेंगे। यह कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी 8वें वेतन आयोग के प्रावधानों से वेतन वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि इसके लागू होने की समय सीमा पर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। भाजपा ने नए साल पर उमर अब्दुल्ला सरकार पर अधूरे वादों को लेकर हमला बोला। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सरकार पर भाई भतीजावाद और युवाओं को रोजगार देने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को फिर से नियुक्त कर युवाओं की आकांक्षाओं से विश्वासघात किया है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 174,550 करोड़ रुपए रहा, जो 6.1% की वृद्धि दर्शाता है। घरेलू जीएसटी संग्रह में 1-2% और आयातित उत्पादों से जीएसटी में 19.7% की वृद्धि हुई। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान कुल संग्रह 16,50,39 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष से 8-6% अधिक है। रिपोर्ट में सेस और रिफंड के आंकड़ों का भी उल्लेख है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और किसी भी तरह के फेरबदल की कोई संभावना नहीं है। इस स्पष्टीकरण से वर्तमान मंत्रियों को राहत मिली है, जबकि मंत्री पद के इच्छुक विधायकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अगले सप्ताह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी संभव है। आगरा में रोडवेज की सभी 38 इलेक्ट्रिक बसें अब मथुरा के साथ साथ नोएडा और बुलंदशहर रूट पर भी चलेंगी। चार्जिंग पॉइंट के लिए ट्रांसफार्मर लगाने की धनराशि स्वीकृत हो गई है, जिसका काम 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। वर्तमान में केवल 20 बसें आगरा मथुरा के बीच चल रही थीं। ट्रांसफार्मर लगने के बाद फिरोजाबाद और मैनपुरी जैसे अन्य जिलों में भी बसों का संचालन शुरू होगा। 1 जनवरी 2026 से कई नए नियम लागू हुए हैं, जो आम लोगों को प्रभावित करेंगे। इनमें 8वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है, जिससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगे हुए, जबकि सीएनजी पीएनजी सस्ती हुई। क्रेडिट स्कोर अब हर 7 दिन में अपडेट होगा। निष्क्रिय पान कार्ड और पीएम किसान योजना के लिए किसान आईडी कार्ड भी नए बदलावों में शामिल हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए स्थानीय कारकों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के शहर भी जिम्मेदार हैं। PM2.5 का 65% हिस्सा एनसीआर और दूर के क्षेत्रों से आता है, जबकि 35% स्थानीय स्रोतों से है। थर्मल पावर प्लांटों में उत्सर्जन नियमों का पालन नहीं हो रहा। वाहनों से होने वाला उत्सर्जन स्थानीय प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। CSI के अध्ययन से पता चला है कि पराली के अलावा अन्य कारणों से भी प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके लिए क्षेत्रीय और स्थानीय कारकों पर साल भर काम करना होगा। मिशन सुदर्शन चक्र, जिसका अनावरण 2025 में पीएम मोदी द्वारा किया गया, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल रक्षा प्रणालियों के स्वदेशी विकास, भविष्य के युद्ध परिदृश्यों का अनुमान लगाने और त्वरित जवाबी कार्रवाई के लिए सटीक प्रणालियां बनाने पर केंद्रित है।
इसका उद्देश्य 2035 तक एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच स्थापित करना है, जो देश की आक्रमण क्षमताओं को बढ़ाएगा और घुसपैठ को रोकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार के मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। सरकार में सबसे अमीर मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी हैं, तो गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार सबसे कम पैसे वाले मंत्री हैं। खुद नीतीश भी करोड़पति हैं और उनकी संपत्ति भी दिल्ली में है। मोहन भागवत ने कहा, जो लोग सभी को अपना मानते हैं और जिनके विचार आपके क्षेत्रों में असर डालते हैं, उन्हें यह तय करना चाहिए कि उनके क्षेत्र में पानी के स्रोत जैसे तालाब, कुएं, पूजा स्थल जैसे मंदिर और मठ और यहां तक कि श्मशान घाट भी सभी हिंदुओं के लिए खुले हों, भले ही उन्हें किसी ने भी बनवाया हो। पुणे नगर निगम चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार द्वारा प्रतिद्वंद्वी का ऐब फॉर्म फाड़कर निगलने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस घटना ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। उद्धव कांबले पर केस दर्ज हुआ है। देश भर में नया साल 2026 का स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। लोग एक दूसरे को बधाई देकर साल 2026 का आगाज कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत देश भर के कई नेताओं ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। आरटीसी की लग्जरी बसों में अब यात्रियों को 1 जनवरी से कंबल की सुविधा मिलेगी। निगम ने यात्रियों के अनुभव जानने के लिए फीडबैक रजिस्टर भी शुरू किया है। धर्मशाला मंडल में 6 नई लग्जरी बसें जोड़ी गई हैं और 3 नए रूट भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों का कल्याण और रियायती कार्ड धारकों को सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। चंबा में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण भी होगा। अखिलेश यादव ने इस अवसर पर कहा कि सरकार प्रयागराज के माघ मेले में हमारे केदारेश्वर मंदिर की भी स्थापना करे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सी में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं लगाई है। अगर वहां पर तैनात अधिकारियों ने नियम बदल दिया तो हम भगवान की मूर्ति लगाएंगे। गाजियाबाद में नववर्ष पर प्रदूषण का स्तर बीते 4 वर्षों में सबसे अधिक रहा, जहां एक्यूआई 356 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यह दिल्ली और नोएडा के बाद तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हुई, जबकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए करोड़ों का बजट खर्च होता है। नागरिक साफ हवा न मिलने से निराश हैं। बांदा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत हजारों लाभार्थियों को 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी घर नहीं मिल पाए हैं। योजना के तहत आवेदनों का सत्यापन अभी भी जारी है, जिससे सर्दी के मौसम में भी लोगों को अपनी छत का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा। डूडा अधिकारियों के अनुसार भौतिक सत्यापन जारी है और धनराशि शासन स्तर से जारी होगी। निगम ने प्रयागराज में होने वाले माघ मेले के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 110 बसें संचालित होंगी। बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग, चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण और सुरक्षा उपकरणों की जांच सुनिश्चित की जा रही है। महाकुंभ की तर्ज पर सुरक्षा टीमें तैनात रहेंगी ताकि सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सेवा प्रदान की जा सके। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की माताओं को 2100 मासिक मिलेंगे, जिनकी आय 80 लाख रुपए तक है। कुपोषण रोकने वाली महिलाएं भी लाभ पाएंगी। 2100 में से 1100 रुपए सीधे मिलेंगे, जबकि 1000 रुपए फिक्स डिपॉजिट होंगे। नई कैटेगरी की 1.25 लाख महिलाएं 1 जनवरी 2026 से लाभान्वित होंगी। भारत और पाकिस्तान ने वार्षिक समझौते के तहत अपने परमाणु ठिकानों और कैदियों एवं मछुआरों की लिस्ट साझा की। पहलगाम हमले के बाद तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद दोनों देशों ने 35वीं बार परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया, जो हमले में खरकदार रहा है, जो कि सिला के दौरान 1988 के समझौते के तहत किया गया। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष 8 महीने बाद पश्चिम बंगाल में फिर सक्रिय हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के साथ मिलकर जनसभाओं में लौटने का ऐलान किया।
2026 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने पर जोर देते हुए घोष की यह वापसी बंगाल बीजेपी की रणनीति में एक नई दिशा का संकेत देती है।